वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, ये आप लोग के लिए दूसरा मैराथन वीडियो है। इसके पहले एक अपलोड कर चुके हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो में टोटल 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्न जीके जीएस से होंगे। सभी को पता है फ्रेंड्स कि आपका बिहार पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आपका ज़्यादा प्रश्न है, आपका 70 नंबर का आपका जीके जीएस से पूछा जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो इस पर आपको विशेष फोकस करना है। तो ये मैराथन वीडियो का दूसरा भाग है फ्रेंड्स। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और आप लोग गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। आज का पहला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है। आप लोग गेस करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होगा। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एंथ्रासाइट कोयला है जो सबसे उत्तम कोटि का कोयला है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इससे और सवाल बनता है फ्रेंड्स, उसे भी देख लें। बिटुमिन्स कोयला और लिग्नाइट कोयला। ठीक है, तो देखिए लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, याद रखिएगा। और मुलायम कोयला यानी सॉफ्ट कोयला किसे कहा जाता है? तो बिटुमिन्स को मुलायम कोयला कहा जाता है। तो ये तीनों ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लें। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट कोयला है। मुलायम कोयला किसे कहा जाता है? बिटुमिन्स को कहा जाता है। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो आपको लिग्नाइट को कहा जाता है। सवाल नंबर 2 को देखें कि बुशमैन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी दो सवाल बनता है, दोनों को देखिएगा। पहला पूछा जा रहा है, उसका आंसर देखें कि बुशमैन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सवाल नंबर 2 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये गेहूं की खेती के लिए संसार में प्रसिद्ध है, ये है जो बिल्कुल गलत है। देखिए बुशमैन है जो फ्रेंड्स आपका अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाले एक जाति है, जनजाति है। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है कि बुशमैन जनजाति है जो कहाँ निवास करते हैं? तो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में ये निवास करते हैं, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स कि बुशमैन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो आपका ये असत्य है। सही कौन कौन है? तो देखिए बुशमैन है जो शिकार इनका परंपरागत व्यवसाय होता है। जो बुशमैन जनजाति हैं जो आपका अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, उनको शिकार इनका परंपरागत व्यवसाय होता है बुशमैन का। दूसरा, ये जंगली कुत्तों का उपयोग शिकार के लिए करते हैं और ये लोग पशु को नहीं पालते हैं। ये सभी सही है, जबकि ये आपका गलत है। तो बहुत सारे इसमें जिक्के बना फ्रेंड्स, सबको याद रखिएगा। सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 है ज्वालामुखी उद्गार का सबसे प्रमुख कारण क्या है। देखिए सभी क्वेश्चन इसमें मॉडरेट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन का लेवल है फ्रेंड्स। आजकल इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार का सबसे प्रमुख कारण क्या है? गेस करिए। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कि पृथ्वी की पपड़ी का संतुलन बिगड़ना। पृथ्वी का पपड़ी का जो संतुलन बिगड़ता है, यही कारण है कि ज्वालामुखी उद्गार होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 3 का। सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 है वायु दाब को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टॉप मोस्ट वीवीआई। गेस करें, वायु दाब को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक क्या है? वर्षा, बादल, तापमान या जलवाष्प? इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जलवाष्प हो जाएगा। वायु दाब को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक है जो जलवाष्प है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 5 को देखिए फ्रेंड्स कि सर्वाधिक फलों की खेती निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में होती है? तो फलों की खेती, रसदार फलों की खेती कहाँ होती है फ्रेंड्स? गेस करिएगा। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दिया, भूमध्य सागरीय प्रदेश या विषुवतीय प्रदेश एक ही है। कहीं कहीं आपको विषुवतीय प्रदेश देखने को भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए भूमध्य रेखीय प्रदेश लिखा है, गलत हो जाएगा। तो सर्वाधिक फलों की खेती निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में होती है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 को देखिए। प्राकृतिक प्रदेश वह होता है जो क्या? वह होता है जो प्राकृतिक प्रदेश, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, समान जलवायु वाला होता है। प्राकृतिक प्रदेश वह होता है जो समान जलवायु वाला होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का। सवाल नंबर 7 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस साधन के द्वारा केवल रासायनिक अपरदन होता है? किस साधन के द्वारा केवल रासायनिक अपरदन होता है? 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भूगर्भिक जल के द्वारा। सवाल नंबर 8 को देखें। दामोदर घाटी निगम किस राज्य की बहुमुखी परियोजना है? दामोदर घाटी निगम किस राज्य की बहुमुखी परियोजना है? 8 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार एवं पश्चिम बंगाल की परियोजना है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो आपका दामोदर घाटी निगम, इसका हो गया क्या? डीवीसी। ठीक है, आप लोग नाम सुनेंगे, डीवीसी मतलब क्या होता है? दामोदर आपका और घाटी निगम होता है फ्रेंड्स, इसी का फुल फॉर्म है ये। और इसकी स्थापना जो हुआ था फ्रेंड्स आपका 1948 ईस्वी में हुआ था। डीवीसी की स्थापना कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्या था प्रश्न फ्रेंड्स कि दामोदर घाटी निगम यानी कि
डीबीसी यानी कि देखिए यहाँ पर दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म हो गया फ्रेंड्स। डीबीसी का फुल फॉर्म यहाँ पर देख ले, दामोदर वैली कॉरपोरेशन किस राज्य की बहुमुखी परियोजना है? तो आपका बिहार एवं पश्चिम बंगाल की परियोजना है। और डीबीसी की स्थापना, ठीक है, डीबीसी की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था, ये भी जरूर याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 9 को देखें कि कावेरी नदी के बांध के पीछे का जलाशय किस नाम से जाना जाता है? 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा कृष्ण सागर झील के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी के बांध के पीछे का जलाशय किस नाम से जाना जाता है? तो कृष्ण सागर झील के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 10 को देखें, चिकमंगलूर, ठीक है, चिकमंगलूर किस लिए प्रसिद्ध है? सवाल नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, चिकमंगलूर है जो आपका कहवा की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और कहवा कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका जो चिकमंगलूर है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कहवा की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे भी पूछे फ्रेंड्स, कहवा का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है भारत में? तो कर्नाटक में होता है। तो ध्यान रखिएगा, चिकमंगलूर है जो कहवा की खेती के लिए फेमस है, कहाँ है? कर्नाटक में है। सवाल नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये देखिए पूछा गया था आपका बिहार कांस्टेबल ड्राइवर में, ठीक है। सवाल नंबर 11 का देखिए, इग्लू क्या है? ठीक है, इग्लू क्या है? तो सवाल नंबर 11 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, एस्किमो द्वारा बनाया गया बर्फ का घर है। एस्किमो क्या एक तरह की जनजाति है फ्रेंड्स, जो बर्फीले क्षेत्र में बर्फ जहां बर्फ पड़ता है वहां पर रहते हैं, निवास करते हैं, और ये जो घर बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। तो एस्किमो जनजाति के घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सवाल आपको पूछा गया था, हो सकता है फिर पूछा जाए। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स आपका कि ऑक्सबो झील का निर्माण कहाँ होता है? ऑक्सबो झील का निर्माण कहाँ होता है? 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नदियों के मैदानी भाग में आपका ऑक्सबो झील का निर्माण होता है। ध्यान से सुने फ्रेंड्स, कौन सा झील? ऑक्सबो झील। ऑक्सबो झील का निर्माण नदियों के मैदानी भाग में होता है। सवाल नंबर 13 को देखें, पारसनाथ किस प्रकार का पर्वत है? सवाल नंबर 13 का पारसनाथ है जो, गेस करें फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो अवशिष्ट पर्वत है। पारसनाथ किस पर्वत का उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत का है। जैसे अरावली पर्वत भी है जो आपका अवशिष्ट पर्वत का ही उदाहरण है। आपका हिमालय है जो कैसा पर्वत है फ्रेंड्स? तो नवीन या मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी। तो सवाल यहाँ पूछा गया था पारसनाथ किस प्रकार का पर्वत है? तो अवशिष्ट पर्वत है। और आपका जो हिमालय जो कैसा पर्वत है फ्रेंड्स? तो मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। ये भी जरूर याद रखिएगा। सवाल नंबर 14 को देखें, कह रहा है कि खग्रास यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित क्षेत्रों में ही दिखाई पड़ता है, ठीक है। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में दिखाई पड़ता है। सवाल नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी हो जाएगा। कह रहा है पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेदन की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्र छाया का आकार छोटा होता है, ठीक है। तो सवाल नंबर 14 था कि खग्रास जिसे कहते हैं, खग्रास मतलब पूर्ण होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेदन की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्र छाया का आकार छोटा होता है तभी। चलिए सवाल नंबर 15 को देखें कि संसार का सबसे बड़ा गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? आप लोग नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, मेरियाना गर्त है जो आपका संसार का सबसे बड़ा गहरा गर्त है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 16 को देखें कि प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में किस नाम से पुकारते हैं? सवाल नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर के नाम से पुकारते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में मुजफ्फरपुर के नाम से पुकारते हैं। सवाल नंबर 17 को देखिए, पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा सवाल है, गेस करिए। 17 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, मजहरुल हक ने। पटना स्थित जो सदाकत, पटना में जो सदाकत आश्रम है उसकी स्थापना किसने किया था? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, मजहरुल हक ने किया था। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17 का मजहरुल हक ने किया था। और इससे संबंधित देखिए फ्रेंड्स आपका कि जो सदाकत आश्रम है इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पर है जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद ने अपना अंतिम जीवन यही बिताया था। ये जो आपका पटना स्थित सदाकत आश्रम है, तो जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन्होंने है जो अपना अंतिम जीवन यहीं पे बिताया था। कहाँ? तो सदाकत आश्रम में, पटना में जो स्थित है सदाकत आश्रम। और इसके स्थापना किसने किया था? तो मजहरुल हक ने किया था। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 18 को देखिए, गौतम बुद्ध
वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? 18 नंबर सवाल का क्या होगा फ्रेंड्स? ये आपका गौतम बुद्ध आप लोग नाम सुनेंगे, गया में है फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखें, बिहार में कृषि के निम्न उत्पादकता का मुख्य कारण क्या है? बिहार में जो कृषि होता है तो उसका उत्पादकता निम्न होता है, उसका सटीक कारण यानी कि मुख्य कारण क्या है? 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सिंचाई की निगम व्यवस्था में भी कमी है, भूमि सुधार का अभाव है और साख की अप्राप्तता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 को हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 20 को देखिए। सवाल नंबर 20 आपका है कि बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन कौन सा है? तो देखिए बिहार में जो सर्वाधिक सिंचाई आपको नहर के द्वारा की जाती है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 21 को देखें कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? गेस करें, प्रथम बौद्ध संगीति के आयोजन कहाँ किया गया था? 21 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स राजगृह में। चलिए इससे संबंधित डिटेल थोड़ा देख लें। जो प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन राजगीर में किया गया था वो अजात शत्रु के शासन काल में किया गया था, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया था, और अब किसके शासन काल में फ्रेंड्स? तो आपको काला शोक के शासन काल में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। पहला हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था फ्रेंड्स काला शोक के शासनकाल में, और तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था जो फ्रेंड्स आपका पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था, वो आपको अशोक के शासनकाल में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति आपको कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। तो ये सभी जरूर याद रखिएगा। सवाल नंबर 22 को देखिए फ्रेंड्स, आपका बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो नगदी फसल बिहार का सबसे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका? तो गन्ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो गन्ना हो जाएगा। सवाल नंबर 23 को देखिए, भारत के रेल मंत्री हैं, भारत के रेल मंत्री फ्रेंड्स, तो देखिए सवाल नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। चलिए सवाल नंबर 24 को देखते हैं। सवाल नंबर 24 आपका है कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की अधिकतम ऊंचाई कितने मीटर है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की अधिकतम ऊंचाई कितने मीटर है? तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1365 मीटर है। पारसनाथ की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो आपका 1365। इसमें दो सवाल बन रहा है फ्रेंड्स, ध्यान से सुने। कह रहा है फ्रेंड्स आपका बिहार की सबसे ऊंची चोटी, तो ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो पारसनाथ है। पारसनाथ की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर है। सवाल नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 25 को देखिए, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? बिहार है जो बंगाल से कब पृथक हुआ था? गेस करें। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1912 ईस्वी में बिहार है जो बंगाल से पृथक हुआ था। सवाल नंबर 26 को देखें, निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय को बिहार में सर्वाधिक सफलता मिली? बहुत अच्छा सवाल फ्रेंड्स, बिल्कुल मॉडरेट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरदौसी को। किस सूफी संप्रदाय को बिहार में सर्वाधिक सफलता मिली थी? तो फिरदौसी को मिली थी। सवाल नंबर 27 को देखिए, स्टैगफ्लेशन, ठीक है, स्टैगफ्लेशन संबंधित है, किससे संबंधित है? 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंदी के साथ मुद्रास्फीति। इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा सवाल है। स्टैगफ्लेशन संबंधित है मंदी के साथ मुद्रास्फीति से। सवाल नंबर 28 को देखें, निम्नलिखित में से किस बैंक में व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जा सकता है? किस बैंक में व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जा सकता? 28 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक में यानी आरबीआई में आपको व्यक्तिगत रूप से खाता नहीं खोला जाता है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है यही आपका आरबीआई है, ठीक है फ्रेंड्स, आरबीआई ही बैंक है। याद रखें, इसमें व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जा सकता है। सवाल नंबर 29 को देखिए, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर मूल्य सूचकांक से सेंसेक्स कितनी स्क्रूपों के मूल्यों पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 पर आधारित है। फिर से सुनिए, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर सूचकांक सेंसेक्स कितनी स्क्रूपों, ठीक है, कितने स्क्रपों, ठीक है, स्क्रपों के मूल्यों पर आधारित है? तो 30 पर आधारित है। सवाल नंबर 30 को देखें, बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ प्रस्तुत की जाती है? सवाल नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा में। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ प्रस्तुत की जाती है? तो लोकसभा में की जाती है। सवाल नंबर 31 को देखें, मॉडवैट स्कीम की शुरुआत भारत में किस वर्ष के बजट में की गई थी? तो मॉडवैट स्कीम की शुरुआत भारत में किस वर्ष के बजट में की गई थी? 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1986 और 87 के बजट में शुरू की गई थी। सवाल नंबर 32 को देखें, विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है किसे? विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण का अधिकार किसे प्राप्त है? गेस करें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अधिकार प्राप्त है। विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को ही प्राप्त है।
अगला सवाल को लेते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों में सर्वाधिक लाभ कमाने वाला क्षेत्र कौन सा है। सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों में सर्वाधिक लाभ कमाने वाला क्षेत्र कौन सा है। 33 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम क्षेत्र है। सवाल नंबर 34 को देखें, क्रिसिल का संबंध किससे है। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिसिल का संबंध कंपनियों के साख पत्रों का मूल्यांकन करना है। याद रखिए, क्रिसिल का संबंध कंपनियों के साख पत्रों का मूल्यांकन करना है। सवाल नंबर 35 को देखें, इनमें से कौन से बिहार में उत्पादित खनिज है। तो बिहार में जो उत्पादित खनिज कौन सा है, गेस करिए। 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट और पाइराइट। ये सभी है जो आपको बिहार में उत्पादन होने वाला खनिज का नाम है। तो ध्यान से याद रखिए, 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट और पाइराइट। सवाल नंबर 36 को देखिए। सवाल नंबर 36 है, निम्नलिखित में से आर्थिक विकास का प्राकृतिक संसाधन है। 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, भूमि एवं खनिज, जल तथा शक्ति साधन, वन एवं पशु, सभी है जो क्या है फ्रेंड्स आपका प्राकृतिक संसाधन है। तो वही कह रहा है निम्नलिखित में से आर्थिक विकास का प्राकृतिक संसाधन कौन है, तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 37 को देखते हैं कि निम्नलिखित क्षेत्रों में सर्वाधिक बचत किसके द्वारा होती है। बहुत अच्छा सवाल है, निम्नलिखित क्षेत्रों में सर्वाधिक बचत किसके द्वारा होती है। 37 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घरेलू क्षेत्र में। अगला सवाल देते हैं, 38 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, 3 के समकालीन थी और 1 की नहीं। तो गेस करें 38 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, क्रीट की सभ्यता के समकालीन थी, आपका मोसोपोटामिया की सभ्यता के भी समकालीन थी, जबकि चीन सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो सवाल नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन की सभ्यता की नहीं थी। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो चीन की सभ्यता। अगला सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर दशराज युद्ध लड़ा गया था। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। 39 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरुषनी नदी के तट पर दशराज्ञ का युद्ध लड़ा गया था। 39 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरुषनी नदी के तट पर ये लड़ा गया था। चलिए सवाल नंबर 40 को देखते हैं। सवाल नंबर 40 आपका कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने हड़प्पा साम्राज्य की 2 राजधानियां बतलाया। कौन सा इतिहासकार है जो हड़प्पा साम्राज्य की 2 राजधानियां बताया था। 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, पिगगॉट। ठीक है, पिगगॉट ने हड़प्पा साम्राज्य की 2 राजधानियां बतलाया था। सवाल नंबर 41 को देखें कि भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ था। गेस करें फ्रेंड्स 41 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, भारत में जो सिक्कों का प्रचलन आपका 600 ईस्वी पूर्व में ही हो चुका था। 41 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि महायान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध की किस बात पर विशेष बल दिया गया है। देखिए, मॉडरेट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको सभी पता है फ्रेंड्स कि बुद्ध धर्म है जो आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति में 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान था, एक महायान था। तो महायान से संबंधित एक प्रश्न है कि महायान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध की किस बात पर विशेष बल दिया गया। 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करुणा पर विशेष बल दिया गया था। सवाल नंबर 43 को देखें, सभा और समिति का उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है। 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, टॉप मोस्ट भी सवाल है कि सभा और समिति का उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है। तो आपका अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद को ही जादू टोना वाला वेद भी कहा जाता है, यानी तंत्र मंत्र जादू टोना भूत मूंगा जो भी है फ्रेंड्स इससे संबंधित वेद है तो अथर्ववेद ही है। और संगीत वाला वेद कौन सा है, तो सामवेद को संगीत वाला वेद कहा जाता है, संगीत से संबंधित वेद कहा जाता है। गद्य और पद्य में कौन सा वेद है, तो यजुर्वेद है जो आपका गद्य वेद, गद्य में भी है और पद्य में है। ये सभी का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखें। यहाँ सवाल पूछा गया था, सभा और समिति का उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है जो तंत्र मंत्र जादू टोना से भी संबंधित है। 44 नंबर सवाल को देखिए, संगम का क्या अभिप्राय है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, संगम में जो तमिल भाषा की विद्वानों की सभाएं हैं। संगम क्या है, तो तमिल भाषा की विद्वानों की सभाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 45 को देखें, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो सवाल नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो आपका ऋग्वेद में आपका यव का है जो उल्लेख नहीं ऋग्वेद में आपका है जो कपास का उल्लेख नहीं मिलता है, बाकी यव, व्रीहि और कृषि का उल्लेख मिलता है। कपास के बारे में ऋग्वेद में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी 45 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 46 को देखें, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कौन सा कारण प्रमुख रूप से उत्तरदायी था।
बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। अगला सवाल के चोल, पांड्य और चेरों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? 47 का राइट आंसर होगा संगम साहित्य से आपको चोल और पांड्य और चेरों की जानकारी मिलती है, किससे? संगम साहित्य से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 48 देखिए, सवाल नंबर 48 है, पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? तो आपको किस सम्राट के शासनकाल में? तो कनिष्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अच्छा सवाल है, पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? तो कनिष्क के। सवाल नंबर 49 को देखें कि ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे ऋग्वैदिक आर्य। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 50 को देखिए, गुप्त काल में हिंदू धर्म में सर्वप्रथम किसका प्रचलन हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 50 का। तो सबसे गुप्त काल में हिंदू धर्म में सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 51 को देखें, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है? 51 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, हनुमकोंडा उत्कीर्ण लेख में मिलता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख मिलता है फ्रेंड्स, तो हुनमकोंडा उत्कीर्ण लेख में मिलता है। सवाल नंबर 52 को देखिए, चोल मूर्ति कला का अनूठा नमूना है। 52 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नटराज की कांस्य प्रतिमा। याद रखिए फ्रेंड्स, नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है वो चोल मूर्ति कला का अनूठा नमूना है। चलिए सवाल नंबर 53 को देखिए, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1221 ईस्वी में। ठीक है, ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि चंगेज खान ने भारत का आक्रमण किया था, उस समय शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। और ये कब किया था? तो 1221 ईस्वी में। तो किसी तरह से घुरा के पूछे, याद रखिए फ्रेंड्स, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण 1221 ईस्वी में किया था। 53 का बी हो गया। सवाल नंबर 54 को देखें कि फिरोज तुगलक की आत्मकथा क्या है? 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तारीख ए फिरोज शाही है जो आपका फिरोज तुगलक की आत्मकथा है। सवाल नंबर 55 को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत है? 55 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीवान ए रसताल पत्र व्यवहार विभाग है जो गलत है। 55 का दीवान ए रसताल का संबंध है जो फ्रेंड्स विदेश विभाग से था, न कि पत्र व्यवहार विभाग से था। किससे था? तो आपका ये विदेश विभाग से था। ठीक है, तो ये जोड़ा विदेश विभाग से था, यही जोड़ा आपका गलत है। तो सवाल नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। सवाल नंबर 56 को देखें, अलादीन द्वारा प्रारंभ की गई बाजार नियंत्रण व्यवस्था का लाभ मुख्य रूप से किसे हुआ था? देखिए, बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो अलादीन खिलजी ने किया था फ्रेंड्स। तो इससे मुख्य रूप से लाभ किसे हुआ था, यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली के नागरिकों एवं सैनिकों को ज़्यादा लाभ हुआ था। 56 का बी हो जाएगा। सवाल नंबर 57 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस शासक को मुद्रा शास्त्री नाम माना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से किस शासक को मुद्रा शास्त्री माना जाता है? 57 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, मोहम्मद तुगलक को मुद्रा शास्त्री माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 58 को देखें, तबाकत ए नासिरी का लेखक कौन है? 58 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मिनहास उस सिराज है। तबाकत ए नासिरी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिनहास उस सिराज। अगला सवाल को देखें, सरदेशमुखी से क्या तात्पर्य है? आप लोग नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, क्या है ये? 59 नंबर सवाल का, तो यह आपका कर है फ्रेंड्स। सरदेशमुखी क्या है? एक प्रकार का कर है, यानी ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो सरदेशमुखी कर है इसको शिवाजी के द्वारा आरंभ किया गया था, ये भी पूछा जाता है, तो ये भी याद रखें। तो सरदेशमुखी है जो एक कर है जो आपका शिवाजी के द्वारा आरंभ किया गया था। अगला सवाल को देखें कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किसके किसके बीच हुआ था? प्रथम युद्ध तो सभी जानते हैं फ्रेंड्स कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। तो किनके किनके बीच में हुआ था? 60 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं तथा हेमू के बीच में हुआ था। अगला सवाल को देखें कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, यानी उद्देश्य का यानी प्रस्तावना में जोड़ा गया, कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा? तो आपका पथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? 62 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष को। बहुत ही अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। देखिए, मान लें कि कोई राष्ट्रपति है जो अपना त्याग पत्र देते हैं, तो पहले तो सूचना इनको किनको मिलेगा? उपराष्ट्रपति के। तो उपराष्ट्रपति किसको देगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। यानी 62 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
सवाल नंबर 63 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन से मूलाधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकता है। टॉप मोस्ट VBI सवाल है फ्रेंड्स, इसका देख ले, कूट में है, आंसर दिया हुआ है। सवाल नंबर 63 है जो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4। 2 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 4 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। ये है जो मूल अधिकार है जो आपातकाल में भी क्या निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है कि आपका आपातकाल के दौरान कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो आपका हो गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और फिर हो गया अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 64 को देखिए। सवाल नंबर 64, जम्मू कश्मीर का संविधान कब से लागू हुआ था। तो जम्मू कश्मीर का संविधान आपको 26 जनवरी कितना 1957 से लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, धारा 370 पहले चलता था फ्रेंड्स, लेकिन तो वो अब समाप्त हो चुका है। चलिए सवाल नंबर 65 को देखते हैं कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा असत्य है उसे मैं पढ़ के सुना देता हूं फ्रेंड्स। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो भी कथन दिया हुआ है सभी सत्य है। कि राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है, तो सभी सत्य है। क्या है, संसद को राज्य सूची में किसी भी विषय पर कानून बनाने का शक्ति प्राप्त हो जाती है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 19 में वर्णित प्रत्याभूत मूलाधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाता है, ये भी सही है। संसद को लोकसभा की अवधि में वृद्धि करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, सभी सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 66 नंबर सवाल है, भारत में क्षेत्रीयतावाद का प्रमुख कारण माना जाता है। तो सवाल नंबर 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, असंतुलित क्षेत्रीय विकास के कारण। ठीक है, 66 नंबर सवाल में भारत में क्षेत्रीयतावाद का प्रमुख कारण माना जाता है असंतुलित क्षेत्रीय विकास। सवाल नंबर 67 को देखें कि किसी राज्य की विधान परिषद की सदस्य कम से कम कितनी होनी चाहिए। सवाल नंबर 67 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कम से कम 40 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, किसी राज्य की विधान परिषद की सदस्य कम से कम 40 होनी चाहिए। सवाल नंबर 68 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का सिफारिश की था। बहुत अच्छा सवाल है। 68 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारिया आयोग के सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के लिए कौन सा आयोग सिफारिश किया था, तो सरकारिया आयोग। सवाल नंबर 69 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर और विधि बाह्य निकाय है। निम्नलिखित से कौन सा संविधानेतर और विधि बाह्य निकाय है। 69 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी यानी कि योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद सभी है। अच्छा सवाल है, फिर से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधानेतर और विधि बाह्य निकाय है। ये सभी है, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद सभी हो जाएगा। सवाल नंबर 70 को देखिए फ्रेंड्स कि भारत की संचित निधि से धन व्यय किया जाता है। भारत की संचित निधि से धन व्यय किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भारत की संचित निधि से धन व्यय किया जाता है वो राष्ट्रपति का वेतन भत्ते एवं अन्य के लिए दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन दिए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, अगर उलट करके क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति के वेतन या तो राज्यसभा के सभापति का या उच्चतम न्यायालय के उच्च मुख्य न्यायाधीशों का वेतन है जो किस निधि से दिया जाता है, तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अगला सवाल को 71 नंबर सवाल को देखें, भारत का महान्यवादी कब तक पद धारण कर सकता है। टॉप मोस्ट VBI सवाल है फ्रेंड्स। 71 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, तो इसको आपका हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न के पास, यानी राष्ट्रपति के मर्जी के हिसाब से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का। जो भारत का महान्यवादी कब तक पद धारण कर सकता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न के पर्यंत के। अगला सवाल है 72 नंबर सवाल है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करता है। तो जो केंद्रीय कैबिनेट है उसका बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 73 को देखें, ब्रिंग द बॉडी हेयर का संबंध किस याचिका से है, यानी किस याचिका ने रीट से है। ब्रिंग द बॉडी हेयर किस याचिका से संबंधित है। सवाल नंबर 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है। सवाल नंबर 74 को देखिए फ्रेंड्स कि विभिन्न खेलों से संबंधित कितने खिलाड़ियों को वर्ष 2017 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 17 में कितने को दिया गया था अर्जुन पुरस्कार फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 17 को दिया गया था। ये अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1961 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। अगला सवाल को देखते हैं कि भारत के प्रथम डलहौजी फुटबॉल क्लब का गठन किस शहर में किया गया।
देखिए करंट का क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम डलहौजी फुटबॉल क्लब का गठन किस शहर में किया गया। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में यानी कलकत्ता में। सवाल नंबर 76 को देखें, आधुनिक खो खो का जन्म और विकास हुआ कहाँ हुआ था, खो खो का। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। आधुनिक खो खो पूछा जा रहा है, ठीक है, प्राचीन नहीं। आधुनिक खो खो का जन्म और विकास महाराष्ट्र में हुआ था। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, एक पक्ष में तो 9 खिलाड़ी होते हैं, ये भी जरूर याद रखिएगा। सवाल नंबर 77 को देखिए, शतरंज की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ चेस का गठन कब हुआ था। 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1924 ईस्वी में हुआ था। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी, याद रखिए फ्रेंड्स, लेनिन की मृत्यु है जो 1924 ईस्वी में थी। लेनिन है जो आपका रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ था, उसका नेता था। ठीक है, अगला सवाल को देखिए 78 नंबर सवाल, 29 अगस्त का किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 79 को देखें, जान शेर खां किस खेल से संबंधित है। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा स्क्वैश से संबंधित है। सवाल नंबर 80 को देखें फ्रेंड्स, सवाल नंबर 80, कांग्रेस का संविधान कब और किसने लिखा। कांग्रेस का संविधान कब और किसने लिखा। 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1920 ईस्वी में गांधी जी ने लिखा था। 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। 81 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के नेता थे। 81 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया था, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए सवाल को यहाँ घुमाया गया है कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के नेता थे। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। कब किए थे फ्रेंड्स, 1923 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 82 को देखिए, कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ। पहला विभाजन तो आपको कब हुआ था फ्रेंड्स, सूरत का विभाजन 1907 में हुआ फ्रेंड्स। दूसरा विभाजन कब हुआ था, गेस करिए। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1919 में हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, पहला विभाजन हुआ था कब, 1907 में सूरत के अधिवेशन में। दूसरा हुआ था 1919 में। अगला सवाल है फ्रेंड्स 83 नंबर सवाल, 1943 में भारत के एक भाग में भीषण अकाल पड़ा था जिससे लोगों की भूखमरी से मृत्यु हो गई थी। यह अकाल कहाँ पड़ा था। तो डायरेक्ट पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि भारत में 1943 में आपका अकाल कहाँ पड़ा था। तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल में यह अकाल पड़ा था। अगला सवाल को देखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को किसने समाप्त किया था। तो चलिए फ्रेंड्स गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को किसने समाप्त किया था। तो ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 85 को देखें, निम्नलिखित में से कौन से प्रेस की स्वतंत्रता का पक्षधर था। प्रेस की स्वतंत्रता का पक्षधर इनमें से कौन था। तो मेटकाफ था, ऑप्शन नंबर बी 85 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 86 को देखें, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप किस सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया था। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा शंकर नायर ने। चलिए सवाल नंबर 87 को देखते हैं। 87 आपका है 10 मई 1857 में प्रथम सैनिक विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ था। ये डेट आप लोग एकदम माइंड में फिट कर ले फ्रेंड्स। डेट के साथ पूछा जा सकता है कि जो सिपाही विद्रोह हुआ था कब हुआ था। तो 10 मई 1857 को हुआ था। और कहाँ से शुरू हुआ था। तो 87 का राइट आंसर आपका मेरठ से शुरू हुआ था। मंगल पांडे के नाम सुनेंगे आप लोग फ्रेंड्स। अगला सवाल है आपका, सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल है जो सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम है, द इंडियन स्ट्रगल। अगला सवाल को 89 को देखिए, तेलंगाना विद्रोह की शुरुआत जुलाई 1966 में तब हुई जब क्या। तो जब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जब नलगोंडा के जंगांव तालुका में एक देशमुख की गांव के उग्रवादियों ने हत्या कर दी थी। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 90 को देखिए, नील विद्रोह में सम्मिलित गरीब किसान की दयनीय स्थिति का मर्मिक प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो नील विद्रोह वाला सबको पता है फ्रेंड्स किसमें लिखा गया है 90 का। तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील दर्पण में। ठीक है, नील दर्पण में सब बताया गया है। तो नील विद्रोह में सम्मिलित गरीब किसानों की दयनीय स्थिति का मर्मिक प्रस्तुतिकरण के नील दर्पण में किया गया है। 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये नील दर्पण है जो क्या है, एक नाटक है जिसको किसने लिखा है फ्रेंड्स। तो दीनबंधु मित्र ने लिखा, ये भी याद रखिएगा। नील दर्पण नाटक को किसने लिखा है। तो दीनबंधु मित्र ने लिखा है। अगला सवाल को लेते हैं 91 को लेते हैं फ्रेंड्स की वायसराय लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव का घोषणा किस उद्देश्य से की। बहुत अच्छा सवाल है। 91 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ही आपको लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी। चलिए सवाल नंबर 92 को देखते हैं, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया।
गेस करें फ्रेंड्स, ये भी टॉप मोस्ट वीवीआई है। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आपको 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि माउंटबेटन ने महात्मा गांधी के लिए वन मैन बाउंड्री फोर्स का प्रयोग किया क्योंकि 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, क्योंकि उन्हें सांप्रदायिकता का अकेले ही मुकाबला किया था। ठीक है, तो माउंटबेटन ने महात्मा गांधी के लिए वन मैन बाउंड्री फोर्स का प्रयोग किया था। याद रखिए फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री किसने कहा था, तो माउंटबेटन ने महात्मा गांधी के लिए कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि उन्होंने सांप्रदायिकता का अकेले ही मुकाबला किया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 94 को देखें, विश्व बैंक सामान्यतः किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? टॉप मोस्ट जीके फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो विश्व बैंक है वो आपको मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण दोनों प्रकार का ऋण प्रदान करता है। 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 95 को देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के सार्वजनिक परिवहनों वाहनों को सीएनजी में बदलने का आदेश पारित किया था। सीएनजी से आशय क्या है? तो इसका फुल फॉर्म सीएनजी का सभी जानते होंगे, इसका आंसर गेस करें फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 को देखिए, गोंडवाना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? 96 का राइट आंसर हो जाएगा, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। 97 को देखें, सर्वाधिक ज्ञात उपग्रह किस ग्रह के है? 97 का राइट आंसर हो जाएगा आपका शनि ग्रह के। 98 को देखें, किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप प्रदान किया जाता है? थॉमस कप किससे संबंधित है? टॉप मोस्ट वीवीआई के फ्रेंड्स, तो बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप है जो बैडमिंटन से संबंधित है। 99 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ चर्चेज, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ है? यानी WCC का मुख्यालय कहाँ है? 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी जिनेवा में होगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं कि इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक किसकी रचना है? बहुत अच्छा सवाल है। इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक की रचना किसकी है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखा है। इंडिया इज फॉर सेल का लेखक कौन है? तो चित्रा सुब्रमण्यम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपका मैराथन क्लास का दूसरा वीडियो था फ्रेंड्स। इसी तरह से प्रत्येक दिन मैं एक आपको 100 प्रश्नों का मैराथन वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा फ्रेंड्स। रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।